हाँ जी। सो हमने CFT डिस्कस करना था। VBT के कुछ पार्ट्स में एक बार मैं वापस आपको बता दूं कि VBT में हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना रफली सीखा था, बट दैट विल बी कैलकुलेटेड ओनली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन नोन टू अस। मतलब जब तक हमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पता तब तक हमें नहीं पता कि इनर डी यूज करना भी है कि नहीं करना है। इफ यू नो द रिजल्ट कि अंदर का डी ऑर्बिटल खाली है बिकॉज ऑफ द पेयरिंग और एनी अदर रीजन, तो हम उसको मानेंगे कि भाई उसके लिए डेटा होना चाहिए, बिना डेटा के हम नहीं कर सकते। पर VBT में अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर वाइज बात करें वैसे नॉर्मली, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 अगर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो उसके लिए क्या बोल सकते हो आप कि आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना, ये लीनियर ही रहेगा। और ये नॉर्मल दुनिया का लॉजिक है कि दो बॉन्ड हमेशा आमने सामने ही रहेंगे, मैक्सिमम एंगल वही है, राइट। सो और ये आप समझो कि अगर दो बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब दो एटम है और तीसरा सेंट्रल एटम है, अब वो तीनों के बीच में मैक्सिमम एंगल क्या होगा 180, तो लीनियर, राइट। तो ये हमेशा लीनियर होगा और हाइब्रिडेशन हमेशा इसका क्या होगा SP, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 यूजुअली देखने को नहीं मिलता, तो हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर हम जाएं तो 3 पॉसिबिलिटीज है। एक है sp3 जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, एक है dsp2 जो हम पढ़ेंगे अभी, थोड़ा पिछले क्लास में डिस्कस किया था हमने, और एक है D3s, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे कैसे, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 हुआ, जैसे FeCO होल 5 इस तरह का कुछ हुआ, तो इसके भी दो पॉसिबिलिटी है। क्या? एक तो sp3d हमने पढ़ा था और एक हो जाएगा dsp3, और फिर लास्ट है अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और इसमें हमने दो पढ़ा था। क्या? sp3d जो हम केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ पे हाँ sp3d2, और यहाँ पे हम नया सीख रहे हैं क्या कि D2sp3 भी हो सकता है। क्लियर है? अब एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैं आपको बता दूं कि जब ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ये नहीं है नोट्स में कहीं भी है ना, तो ये इसको लिख लेना अलग से। जब ये हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसमें एक s का ऑर्बिटल आएगा, ये एक px आएगा, एक py आएगा और एक pz आएगा। जब ये हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर आएगा, प्लस s आएगा, प्लस px आएगा, प्लस py आएगा। क्योंकि प्लेन में रखना है तो pz मत ले लेना कि भाई dx स्क्वायर y स्क्वायर को तुमने xy प्लेन वाला ले लिया और फिर एक z वाला ले लिया, तो फिर तो तीनों डायरेक्शन 3D में हो जाएगा ना शेप, बट नाम जिसका स्क्वायर प्लेनर है वो 3D में तो नहीं हो सकता। और फिर D3s, इसमें लगता है dxy प्लस dyz प्लस dzx प्लस s, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। ये होता है टेट्राहेड्रल, ये होता है स्क्वायर प्लेनर, ये जो लास्ट वाला है ये फिर से होगा टेट्राहेड्रल। कोई डाउट यहां तक? ठीक है। ये दोनों क्या होंगे? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, और इन दोनों में ही dz स्क्वायर, सॉरी पहले भी हमने पढ़ा हुआ है ना केमिकल बॉन्डिंग में, dz स्क्वायर होता है, प्लस बाकी आपको पता ही है px py pz, और प्लस s। अब मैंने d यहां लिखा है, तो अगर इनर होगा, अगर ये रहा तो d पहले वाला 3D वाला यूज होगा, नहीं तो बाहर वाला यूज होगा। ठीक, कोई एक dz स्क्वायर यूज होगा, या तो अंदर का dz स्क्वायर या बाहर का dz स्क्वायर। और इसका शेप क्या होगा? TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, वही है एज इट इज। यहां पे आते हैं, तो यहां पे अगर ये रहा तो आउटर डी, ये रहा तो इनर डी, और वाइटल जो यूज होने वाले हैं वो कौन कौन से यूज होने वाले हैं? S प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और प्लस dz स्क्वायर। ठीक है। अगर ये D2sp3 हुआ तो ये अंदर वाले dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर यूज होंगे, अगर sp3d2 हुआ तो बाहर वाले dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर यूज होंगे। दोनों ही केस में जो इसका शेप होता है वो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, ये होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में हमेशा लीनियर होगा। ठीक है, हाँ। सो dx by dy z dz इसलिए है क्योंकि अगर तुम dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, देखो क्या है कि ऑक्टाहेड्रॉन जो टेट्राहेड्रल जो होता है वो एक परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, अनइवन नहीं हो सकता, राइट। तो अगर मान लो आपने एक dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लिया और एक dz स्क्वायर ले, तो ये दोनों तो एक्सिस कलम हो गए, और एक तुम dxy ले लोगे तो वो प्लेन, एक xy प्लेन में तो तुम्हारा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, क्योंकि तुमने dx स्क्वायर वाई स्क्वायर भी ले लिया, dz स्क्वायर भी ले लिया, तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर तो पूरा xy प्लेन में है, dxy भी पूरा xy प्लेन में है, तो xy प्लेन का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है और z प्लेन का डिस्ट्रीब्यूशन कम है, तो वो परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन तो बनेगा ही नहीं। तो परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन तभी बनेगा जब ऐसा कुछ लो जो सब डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इसलिए हमने xy प्लेन वाला भी एक लिया, एक yz प्लेन वाला भी लिया और एक zx प्लेन वाला भी लिया, है ना। कोई लैपटॉप लेके आता है क्या तुम में से? चार्जर नहीं है इसका यार, दिक्कत है, बंद हो जाएगा। बोला है मैंने नीचे, पर वो पता नहीं कब। हाँ, देख लिया सबने? पॉसिबिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि ये हो सकता है। अब कब कौन सा होगा उन्हीं को हमें डिटेल में समझना है। तो कुछ तो मैं आपको कुछ तो देख के समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है तो दिमाग नहीं लगाना आपने को, राइट। और इसमें दो पॉसिबिलिटीज है तो इनमें थोड़ा सा कम, सबसे ज्यादा दिमाग हमें इधर लगा। तो इसका क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको अभी, इसका क्वेश्चन भी करा दूंगा, और ये हम केमिकल बॉन्डिंग से करते आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जहां जहां लगेगा उसके थोड़ा डिटेल में सीएफटी पढ़ना पड़ेगा अपने को, पर ट्रिक्स में आपको आज ही बता दूंगा कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल दोगे, क्यों आया ये नहीं पता कर पाओगे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए ये नहीं पता कर पाओगे, किसमें, इन दोनों में। और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, इसी के कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड करके फिर हम इन दोनों को भी समझेंगे। मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट है सब में, पर हाँ कंटेंट ज्यादा है। तो इसका मैं ट्रिक बता दूंगा लास्ट में कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा उसके लिए डिटेल चाहिए आपको, तो उसके हम समझेंगे।
ठीक है, अब मैं आगे लिख रहा हूं, आप थोड़ा कर लेना साथ। अब देखो क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछेंगे कि पहले तो हम सिंपल जो मैं बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ फॉलोइंग। तो कुछ चीजें ना आप कॉमन सेंस से कर सकते हो इवन दो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट सीएफटी। पिछले क्लास में बताया था कि D1 से D3 तक आपको इनर डी खाली करने की जरूरत नहीं है, हमेशा D2sp3 ही होगा। बताया था ना मैंने आपको कि जब कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D3 तक हो तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा, D2sp3 होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो, राइट। तो जैसे क्वेश्चन में मान लो कोई आपसे दे कि CrNH3 होल थ्राइस, सॉरी होल 6 एंड Cl3, है ना, क्रोमियम +3 है इसमें। दूसरा TiH2O होल 6 3+, ठीक है। हाँ भाई, सो ये दोनों हाइब्रिडेशन हो गए। तीसरा देखो, मतलब मैं आपको वो हाइब्रिडेशन अभी क्वेश्चन में दे रहा हूं जो ऑब्वियस है, जो आपके जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। कोई बोले कि ZnH2O होल 4 2+ है ना। फिर इसके साथ साथ आपको दिया गया है क्या, फोर्थ वाला है AgCN होल ट्वाइस माइनस, एंड फिफ्थ है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, है ना। इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन अपने को निकालना है क्वेश्चन में अगर आया तो देखो क्रोमियम +3 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्रोमियम +3 है यहां पर, राइट। तो क्रोमियम में होता है S1D5, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो S का 1 गया और D के 2 गए, इलेक्ट्रॉन हमेशा S से निकालो, राइट। तो क्या बचा D3, और हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी कि D1 से लेके D3 तक अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है, क्या है, D2sp3। उसके लिए हमें CFT आना जरूरी नहीं है। तो ये हो गया D2sp3। D2sp3 हो या sp3d2 हो, शेप हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, ऑक्टाहेड्रल। अगर आपसे कोई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो आप बोलोगे उतने ही होंगे सर जितने क्रोमियम +3 में होते हैं, बिकॉज सारे तीनों अलग अलग रहेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स D3 में कितने कितने होंगे आपके हिसाब से,
D3 कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? D के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। ऐसे निकाल दिया था बट उन्होंने बोला कि सिर्फ कुछ सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3, है ना। D5 है तो 5 ऑर्बिटल है, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके भरोगे पहले, है ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 3। उसके बाद टाइटेनियम की बात करते हैं। टाइटेनियम कहां पे आता है? स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। मतलब D2 कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनल होता है H2D2। H2D2 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकलोगे तो S के 2 और D का 1, तो बचेगा क्या? D1। अब D1 कॉन्फ़िगरेशन में सोचना है क्या आपने को? sp3 D2 sp3, है ना। इनर डी कॉम्प्लेक्स ही बनेगा हमेशा D2 sp3। कोई आपसे पूछे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो क्या बोलोगे? एक ना, 3 क्यों? जितना है उतना ही होगा, ठीक है। उसके बाद Zn H2O होल 4 +2। जिंक के पास यहां पे क्या है? Zn+2 है। जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डी ब्लॉक के सबसे लास्ट एलिमेंट है, तो H2D10 पूरा भर जाएगा। H2D10 पे +2 मतलब S के दोनों इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। अंदर D का कुछ भी कर लो खाली नहीं हो सकता, राइट। तो हाइब्रिडेशन फिक्स है क्या? sp3D2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है क्योंकि D10 में कहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा? सारे पेयर हो गए, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडेशन तो ये है तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ये तो क्लियर है, कोई डाउट? नाउ AgCN होल ट्वाइस, क्या बोला था मैंने? कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2। एक ही पॉसिबिलिटी है क्या? sp नॉट sp2। sp था ना, sp लीनियर, यहां पे भी sp। अब Ag पे +1 चार्ज है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड सेम ग्रुप के मेंबर है। कॉन्फ़िगरेशन होता है S1D10, याद है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता था इनका। तो S1D10 में से S1 तो गायब कर दिया आपने एक प्लस चार्ज देके, तो बचा क्या? D10। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 0, है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ये डायमैग्नेटिक है, राइट। जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो डायमैग्नेटिक। बस ये तो आप कर लोगे कम से कम। अब AgCN की जगह AgSCN होल ट्वाइस दे देंगे तब भी सेम ही स्टोरी है, सब कुछ सेम ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यस। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, sp3 होगा सर, सॉरी मुझे लगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। माय बैड गाइस, यहाँ पे ध्यान दो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही था, तो H2O 4 है, 6 नहीं है यहाँ पे, ना। तो sp3D2 की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। sp3 एंड टेट्राहेड्रल। हाँ तो 3 थे, तो अब 3 क्या क्या थे? sp3, dsp2 और d3s। d3s और dsp2 तभी होगा जब अंदर का d खाली हो। d10 कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो d10 कॉन्फ़िगरेशन में तो d खाली नहीं है ना। क्लियर है सबको? तो Zn+2 का जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, हाइब्रिडेशन sp3 होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 ही रहेगा, सोचने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट? ठीक है, अब आते हैं D3s को एक बार एग्जामिन कर लेते हैं कि D3s कब होगा। निकले यहां तक?
ओके ठीक है, ध्यान दो, बहुत स्लो लिख रहे हो आज तुम लोग। अब D3S के लिए क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। हाँ, सो D3S हाइब्रिडेशन कब देखने को मिलेगा, व्हेन नॉन कोऑर्डिनेटेड कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक आर फाउंड। ठीक है, डी ब्लॉक के नॉन कोऑर्डिनेटेड मतलब कोवलेंट कंपाउंड, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना, जो ब्रैकेट के अंदर होता है, उसके बीच में बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड ही है, तभी आप हाइब्रिडेशन निकाल रहे हो, आयनिक बॉन्ड का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, राइट। पर ये नॉन कोऑर्डिनेटेड वाला मतलब जैसे आप देखो कि VO4 3 माइनस, CrO4 2 माइनस, MnO4 माइनस, है ना, Cr2O7 2 माइनस, MnO4 2 माइनस, इस तरह से, है ना। यूजुअली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे देखने को मिलता है वो हम समझेंगे अभी। क्या देखने को मिलेगा, D3S हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगा।
अब इसका लॉजिक क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या, कैसे होता है D3S हाइब्रिडेशन की, क्यों आता है वहां पे D3S हाइब्रिडेशन, तो उसको अगर हम समझने जाए, इसमें शायद थी मिला, चेक करते हैं इसमें। सो अगर उसको हम समझने जाए तो यहां पे जैसे मान लो VO4 3 माइनस का स्ट्रक्चर तुमको कोई बोलने ड्रॉ करने को, तो अब होगा V डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस बनाओ, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो मैंने बताया था कि वेनेडियम ग्रुप 5 का मेंबर है, राइट, और फास्फोरस ग्रुप 15 का। ग्रुप 5 और ग्रुप 15 के आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स बनते हैं अगर फॉर्मूला सिमिलर है तो। ग्रुप 6 और ग्रुप 16 का मतलब क्रोमियम और सल्फर के कंपाउंड सिमिलर स्ट्रक्चर में दिखते हैं कि ये अगर यहां पे सल्फर लिख दो सल्फेट नहीं हो जाएगा, तो क्रोमियम लिख दिया तो क्रोमेट हो गया। सेम क्लोरीन और मैग्नीज के सिमिलर कंपाउंड बनते हैं, यस। H2O7 का जैसा स्ट्रक्चर बनेगा वैसे स्ट्रक्चर Cr2O7 2 माइनस का भी बनेगा। तो इसका मतलब है कि जैसे क्रोमेट का बना हो जाओगे तो Cr डबल बॉन्ड हो, H2SO4 के स्ट्रक्चर जैसा डबल बॉन्ड हो, O माइनस सल्फेट जैसा, राइट। इसका बनाने जाओगे क्लोरेट जैसा कि मैग्नीज की जगह क्लोरीन मान लो दिमाग में, तो क्लोरीन के 7 बॉन्ड होते हैं, तो 7 बॉन्ड ऐसे बना दिया और एक बॉन्ड O माइनस बना दिया ऐसे, ठीक है। यहां पे गए इधर क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस एंड डबल बॉन्ड O। और अगर हम लास्ट वाले का बनाए तो क्या बनेगा, Mn डबल बॉन्ड O माइनस एंड डबल बॉन्ड O, ये होगा। हाँ Mn है, ये M नहीं है, Mn है। ऐसा कुछ इनका स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं तो क्या बताओगे भाई, 1 2 3 और एक यहां पे पाई और एक सिग्मा 4, सब में 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो अभी तक जब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे कि 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3, ये पढ़ते थे। क्यों, क्योंकि s तो ठीक है, p ऑर्बिटल का जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था वो दूसरे मेटल के नॉन मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता था, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते थे, राइट, कि एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन उसका, दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। तो उसका जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में जाता था वो s ऑर्बिटल का होता था और p ऑर्बिटल का होता था, इसलिए एक s और 3 p मिलकर sp3 बनाते थे। अब d ब्लॉक के एलिमेंट में वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन s का है, p का है या d का है, s और d का है, 4s एंड 3d या 5s एंड 4d, 6s एंड 5d, इस तरह से, राइट। तो अगर जो अच्छा इलेक्ट्रॉन की यहां पे शेयरिंग हो रही है, यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, शेयर कर रहा है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो जो इसका खुद का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वही शेयर करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा वही हाइब्रिडाइजेशन में भी जाएगा। तो इसके पास जब शेयर करने के लिए ऑर्बिटल ही d ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है ही नहीं, तो sp3 जैसा ही होगा पर वहां पे sd3 होगा, है ना। इट्स जस्ट लाइक sp3 बट इट इज एक्चुअली sd3। नाउ व्हाई डू वी राइट इट d3s इज बिकॉज़ 3d है और 4s है। वहां sp3 में sp3 क्यों लिखते हैं सर, p3s क्यों लिखते हैं, क्योंकि वहां पे 4s एंड 4p होगा, एनर्जी वाइज 4p ज्यादा होगा 4s से। यहां पे 4s एंड 3d होगा, तो पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाइज लिखते हैं और उसके बाद अगर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो फिर हम एनर्जी वाइज लिखते हैं। ऐसा कोई मतलब रूल नहीं, तुम sd3 भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, पर पॉइंट इज कि दिस इज हाउ यू यूजुअली राइट हाइब्रिडेशन का नाम। तो यहां पे हाइब्रिडेशन 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 दिमाग में सोचना है और लिखना क्या है, d3s। यहां पे भी d3s, यहां भी d3s, सबका d3s, यहां पे d3s दोनों क्रोमियम का अलग अलग, है ना। जहां जहां 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा वहां पे हाइब्रिडेशन हो गया d3s, ठीक है। अब तुमको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये भी बता सकते हो, जैसे हम उसमें p पाई d पाई बॉन्ड काउंट करते थे, याद है, यहां पे भी आप काउंट कर सकते हो कि p पाई d पाई बॉन्ड है या कौन से पाई बॉन्ड्स हैं। जैसे मान लो ये वेनेडियम है, वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम d3 s2d3, बॉन्ड कितने बना रहा है, 4 नहीं 5 बना रहा है वो। तो वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d3। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, d3 अगर आपने बनाया तो ये रहा इसका कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के इतना समझ में आता है कि सर ये 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाता है ना शेयरिंग से, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हम लोग।
तो जब ये 3 ही बॉन्ड बना पाएगा तो फिर 5 बॉन्ड कैसे बना रहा? तो फिर हम क्या पढ़ते थे वीबीटी में, केमिकल बॉन्डिंग में, कि हम इसको एक्साइट करा के आगे ले जाते थे, 4s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के आगे ले जाते थे, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? ये हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन होने के बाद एडिशन टू दैट यहां पे एक बॉन्ड बन गया S, D1 D2 D3, sd3 हो गया। अब ये क्या कर रहा है फिर? ये पाई बॉन्ड बना रहा है। तो पाई बॉन्ड कौन बना रहा है? d ऑर्बिटल। और सर पाई बॉन्ड बनाने के लिए 2 एटम चाहिए ना, कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए 2 एटम चाहिए। ऑक्सीजन का क्या होगा? p ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के पास तो d होता ही नहीं ना, तो ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। तो ऑक्सीजन का p, इसका d। तो जो पाई बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे सब में, यहाँ पे d पाई इसका और p पाई इसका। क्रोमियम में अगर हम जाते, क्रोमियम में क्या होगा? एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, सेम स्ट्रक्चर, सेम अरेंजमेंट, सॉरी सेम अरेंजमेंट, एक इलेक्ट्रॉन और यहां आ जाएगा क्रोमियम के केस में। तो 2 पाई बॉन्ड जो बन रहे दोनों ही d ऑर्बिटल बनाएगा क्रोमियम में। लिख दूं डायरेक्ट? क्रोमियम में क्या होगा? ये बॉन्ड भी d पाई है और ये सॉरी d पाई p पाई, d पाई एंड p पाई बॉन्ड है ये वाला, और ये वाला भी d पाई फ्रॉम क्रोमियम एंड p ऑर्बिटल फ्रॉम ऑक्सीजन। मैग्नीज में जाते हैं, मैग्नीज में क्या होगा? मैग्नीज में क्या होगा? 3d5 और H2 भी तो है, और बॉन्ड कितने बना रहे हैं? 7। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में? 5। तो H के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के ले जाना पड़ेगा कहां? P में, 4p में ले जाना पड़ेगा। तो मतलब सर सिग्मा बॉन्ड तो समझ में आ गया, sd3 बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड d ऑर्बिटल बना रहे हैं, 1 पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल बना रहा है इसमें, है ना। तो जैसे कि एक हो गया, मान लो ये d पाई, ऑक्सीजन का हमेशा p पाई रहेगा, है ना। दूसरा ये वाला हो गया d पाई, इधर p पाई, और तीसरा हो जाएगा इसका भी 4p पाई और इसका भी 2p पाई, ऐसा। ये बहुत इन डेप्थ नॉलेज होगी फिर इस टॉपिक की, बड़ा बेसिकली D3S तब करना है जब क्रोमेट, सल्फेट, क्रोमेट, मैग्नेट, परमैग्नेट जो भी है ये सब दिखे, और तुम्हें पता है कि यहाँ पे सर प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड बनता है जैसे नॉन मेटल्स का बनता है, तो आप 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ हाइब्रिडाइजेशन D3SE लिखोगे, शेप हमेशा टेट्राहेड्रल ही होगा। तो इट इज सिमिलर टू sp3 बट 3p की जगह 3d यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो D3S इज आउट ऑफ द वे। अब हम आएंगे प्रॉपर CFT में, जहां हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन कब D2sp3 हो जाएगा और कब sp3d2 हो जाएगा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग वगैरह, वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट्स? ठीक है, तो D3S वैसे देखते हैं, मतलब आई डोंट थिंक कि अभी पूछेंगे कोऑर्डिनेशन का पॉइंट्स पे, बट हाँ अभी दोबारा कभी करने का मौका नहीं मिलता, डी ब्लॉक में ही हो पाएगा, डी ब्लॉक खत्म हो चुका है, तब यही बचा है तो यही कर सकते थे, तो मैंने करा दिया आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज CFT। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी VBT से थोड़ी एडवांस थ्योरी है, बट इससे भी एडवांस थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमेशा ही काम करती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो ऐसी स्टोरी है भाई कि कभी कभी 3 क्वेश्चन जे एडवांस के एक ही पेपर में आ गया, ऐसा है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है और उसको हम कैसे यूज करेंगे अपने एग्जांपल्स में, कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे। तो VBT ने बोला कि भाई अगर D2sp3 बनाना है, मतलब अगर मैग्नेटिक मोमेंट कम है, जिसको हमने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नाम दिया था, याद है, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट कम रखना है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करानी पड़ेगी, ये कहा था VBT ने।
पर उसके लिए इंसान को मैग्नेटिक मोमेंट पता होना जरूरी है। ऑन पेपर हम क्वेश्चन देख के कैसे पता करें भाई कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? वही तो मेन चैलेंज है, वही तो चैलेंज है। तो सीएफटी ने उस चैलेंज को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करी, मतलब उसको सिंप्लीफाई कर दिया कि कोई फॉर्मूला देख के एटलीस्ट बता सके कि हाँ यहाँ पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। आई बात समझ में? तो ऑफकोर्स उसको स्टार्टिंग पॉइंट वीबीटी है कि वीबीटी से एक आइडिया तो लग गया कि हाँ भाई कभी पेयरिंग हो रही है, कभी पेयरिंग नहीं हो रही, कभी इलेक्ट्रॉन अंदर आ जा रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं। तो वो क्यों अंदर आ रहे हैं, क्यों अंदर नहीं आए, उसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी में नहीं था, उसको सीएफटी ने एक्सप्लेन किया। तो सीएफटी क्या कहता है, पहले इस बात को समझो और एक बार ध्यान से सारी चीजों को सुनना, एक एक एस्पेक्ट को जो ना समझ में आए पूछना। सीएफटी कहता है कि जो बॉन्ड्स बनते हैं उसमें जो ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग होता है वो इसलिए होता है क्योंकि डी जो सेंट्रल मेटल है वो लाइगेंड को खींचता है और उन दोनों के बीच में जो इंटरैक्टिव फील्ड है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सीएफटी कहता है क्या कि लाइगेंड और सीएमआई के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वर्क करता है, जिसमें सेंट्रल मेटल की अट्रैक्शन का जो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट हो गया ना आप लोगों का शायद, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और रिसर्च नहीं, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कुलम्ब लॉ तो पढ़ लिया होगा ना, हाँ। तो कहते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में, मेटल के कटायन और लाइगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ऑफकोर्स कटायन पे चार्ज बढ़ेगा तब भी अट्रैक्शन बढ़ेगा, अनायन का अगर फील्ड बढ़ेगा तब भी अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। फिर उसने कहा कि उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जब लाइगेंड ऑर्बिटल के सामने आता है तो ऑर्बिटल में रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती है। और एनर्जी अगर बढ़ती है तो हो सकता है कि दो ऑर्बिटल एक एटम में सेम एनर्जी लेवल पे हो, पर एक मॉलिक्यूल के अंदर उनका एनर्जी लेवल अलग हो जाए, क्योंकि जिसको ज्यादा रिपल्सन मिलेगा उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जिसको कम रिपल्सन मिलेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी तो वो डिजनरेट ऑर्बिटल नहीं है, और अगर वो डिजनरेट नहीं है मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन आप वन बाय वन फिलिंग करके और फिर पेयरिंग नहीं करोगे, पहले नीचे वाले एनर्जी वाले को पूरा फिल कर लोगे फिर आप ऊपर जाओ। दैट इज बेसिक रूल जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो कि पहले आप लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हो फिर आप हायर एनर्जी वाले को फिल करते हो। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो पेयरिंग इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ऑर्बिटल स्प्लिट हो जा रहे हैं एनर्जी में। तो आप लिखे पहले इसके पोस्टुलेट्स, है ना, पोस्टुलेट्स ऑफ सीएफटी। सीएफटी ने कहा क्या कि मेटल एंड लाइगेंड बॉन्ड इज रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड, where metal acts as a cation while ligand acts as an anion. Remember, यहां पे इसको थोड़ा सा कंडीशनल करना कि अनायन की तरह लाइगेंड काम जरूर करता है पर उसके लिए उस पर नेगेटिव चार्ज होने की जरूरत नहीं है। फॉर अ फैक्ट जिस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है वही सबसे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, न्यूट्रल वाला, और जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो वीक। अरे तो चार्ज नहीं है, वो लिटरली चार्ज नहीं है, लिटरली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एनालॉजी से समझाने की कोशिश करी कि भाई ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ओके, कह रहे कि हायर द अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड लाइगेंड कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। कैसे वो हम अभी समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। द एक्सटेंट ऑफ अट्रैक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लाइगेंड फील्ड एंड चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, कि लाइगेंड कितना ज्यादा फील्ड क्रिएट करता है और सेंट्रल मेटल कितना फील्ड क्रिएट करता है। तो इफ सेंट्रल मेटल इज अ कटायन, हायर द चार्ज ऑन कटायन, हायर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स की। कैसे होती है स्प्लिटिंग वो मैं अभी आपको समझाता हूं। फिर उसने प्रैक्टिकली ये एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी, मतलब ये लाइगेंड की फील्ड को एक्सप्लेन किया। मेटल का फील्ड निकालना आसान है अपने लिए, चार्ज वार्ज से निकल जाता है। लाइगेंड का फील्ड निकालना डिफिकल्ट है क्योंकि वो प्रैक्टिकली आया है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि सीओ का ज्यादा क्यों होता है। तो दिस इज प्रैक्टिकल डेटा, प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई CO is a good ligand. They've just given you the data कि CO is a very good ligand, strong field ligand. तो जो लाइगेंड ज्यादा फील्ड क्रिएट करेगा उसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कहते हैं, जो कम फील्ड क्रिएट करेगा उसको हम क्या कहते हैं, वीक फील्ड लाइगेंड। ये पॉइंट्स लिखो फिर इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं इसके एप्लीकेशंस को।
कि ligands sorry orbitals which will appear in the direction or in front of the ligand, orbitals which will appear in front of ligand, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, बस लिखवा रहा हूं ताकि फ्यूचर में तुम पढ़ो तो याद आए कि ligands which will appear in front of orbitals, ligands which will appear, सेम बात है, वैसे ऑर्बिटल ही अपीयर करेगा, बात सही है। Orbitals which appear in front of ligand will feel more repulsion, as compared to orbitals which do not appear directly in path of ligand. ठीक है, orbitals which appear in front of ligand will feel more repulsion as compared to orbitals which do not appear directly in path of ligands. ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता दूं इससे पहले, वैसे तो तुम नहीं पूछोगे डाउट, बट कभी किसी के मन में आए कि सर ऑर्बिटल तो जगह है ना, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, तो ऑर्बिटल कैसे रिपल्सन फील कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फील करता है रिपल्सन। तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रिपल्सन नहीं है, पर जैसे इलेक्ट्रॉन डालोगे रिपल्सन हो जाए, मतलब उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखने की एनर्जी ज्यादा है, तो हमने उस सेंस में ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा बोल दी। सेम बात है, राइट? तो इसीलिए जो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर एकदम रास्ते में आ रहा है ऑर्बिटल के, जो लाइगेंड के, तो इसलिए इनका रिपल्सन ज्यादा है तो इनकी एनर्जी बढ़ गई, और जो लाइगेंड के रास्ते में नहीं आ रहा पर रिपल्सन इसमें भी है, इसकी भी बढ़ी लेकिन इसकी कम बढ़ी। यहां तक कोई डाउट? हाँ, ऑक्टाहेड्रल है इसलिए ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल होता तो कुछ और होता, बाद में देखेंगे हम। हाँ ठीक है, अब देखते हैं इसका डायग्राम कैसा दिखता है। ये देखो, हाँ कौन सी एनर्जी? आते हैं एनर्जी की बात नहीं कर रहा। ऑर्बिटल्स का गैप बढ़ गया है तो समझ में आता है कि दे आर नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल्स, दे आर नॉट डिजनरेट एनीमोर। डिजनरेट किसको बोलते थे? जिनकी एनर्जी सेम होती थी। ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी को हम क्या कहते थे? डिजनरेट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स, डिजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए लगता था अपना हंस रूल, क्या कि पहले 1 by 1 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे फिर पेयरिंग करोगे, है ना? और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी, फॉर दैट मैटर, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था कि पहले नीचे वाले सबको भर लोगे फिर आप हायर एनर्जी में जाओगे। तो जिनकी अब एनर्जी नीचे वालों की तो कम है भाई, तो उनको पहले भरोगे, मतलब पेयरिंग। इसी को तो हम पेयरिंग कहते थे कि भाई D5 का इलेक्ट्रॉन उठ के नीचे आ गया, वो नीचे नहीं आया, वो नीचे ही भरेगा, राइट? तो अब देखो कैसे दिखेगा कि जब लाइगेंड नहीं था, जब सिर्फ मेटल का कटायन था, यहां थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना इसको, मेटल का कटायन है यहाँ पे, कुछ भी X प्लस है, इस पे N+ लिखा है यहाँ पे। तो मेटल का कटायन है, कोई लाइगेंड फील्ड नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ भी नहीं है। तो जो 5 d के ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 ये ऐसे हैं। फिर जैसे जैसे लाइगेंड अप्रोच करेगा क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी। तो लाइगेंड के प्रेजेंस में एनर्जी सबकी बढ़ गई। ये सबकी एनर्जी का एवरेज है भाई, इधर कि इसका और इसका दोनों का एवरेज लेके कहां आ रहा है, ठीक है? सबकी एनर्जी बढ़ी। देखो आप ध्यान से देखो, यहां पे एनर्जी आपको दिख रहा होगा कि dxy का भी बढ़ा है, और एनर्जी जो है वो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर का भी बढ़ा है, मतलब दोनों की बढ़ी है। जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, बढ़ेगी दोनों की, रिपल्सन दोनों को मिल रहा है। इनको ज्यादा मिल रहा है इसलिए इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ी, इनको कम मिल रहा है तो इनकी एनर्जी कम बढ़ी, तो इनके बीच में गैप आ गया। गैप आ गया उसको हम कहते हैं कि डिजनरेसी ब्रेक हो गई। इसके डिफरेंस तो हमने क्या बोला था? डेल नॉट, पिछले उसमें भी था, है ना? ऑल्सो मैथमेटिकली नीचे जो होता है ये अच्छा, ये जो दोनों का एवरेज लाइन है, ये दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं बारी सेंटर। क्या बोलते हैं? बारी सेंटर। ये लाइन को बारी सेंटर के ऊपर 3/5 डेल नॉट पर इलेक्ट्रॉन, बारी सेंटर के नीचे 2/5 डेल नॉट पर इलेक्ट्रॉन डिवीजन होता है, ठीक है? तो इसका मतलब ऐसा इसलिए होता है कि जब पूरा का पूरा d ऑर्बिटल 100% फिल हो जाएगा तो नेट एनर्जी 0 आनी चाहिए, क्योंकि सब जगह से रिपल्सन बराबर होगा, राइट? तो अगर स्फेरिकल फील्ड में रिपल्सन बराबर है तो 0 तभी आएगा ना जब ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, राइट? और नीचे 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो 6 और 4 का ऐसे कैसे एवरेज करें कि भाई नेट 0 हो जाए इस लाइन पे?
ऊपर 6 टाइम्स और नीचे 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इसलिए इसके ऊपर 6 ऊपर 6 टाइम्स से किया तो 6 बाई कितना 10 और नीचे 4/10, तो 2/5 और 3/5 आ गया। तो ऊपर होता है प्लस 3/5 डेल नॉट पर इलेक्ट्रॉन। मतलब जगह थोड़ी सी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, आप ढंग से बनाना इस डायग्राम को। हाँ, पर इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये है प्लस 3/5 डेल नॉट पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये कितना है माइनस 2/5 डेल नॉट पर इलेक्ट्रॉन। फिर आप में से कोई किसी के मन में अचानक से डाउट आया कि सर ये आप कह रहे थे बढ़ गए, अचानक से घटा दिया आपने यहाँ पे। तो ये बॉन्ड बनने के बाद की कहानी है, गैप अभी भी रहेगा उनके बीच में, लेकिन बॉन्ड बनने पर अट्रैक्शन भी तो होता है ना भाई। तो अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी घटेगी भी तो सही, समझ रहे हो आप। रिपल्सन से एनर्जी बढ़ी, जैसे ही बॉन्ड कंप्लीट हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, तो उतनी एनर्जी फिर से वो नीचे आ गई। तो आप इसको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, हमें इससे मतलब है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही यूज होगा कि डी ऑर्बिटल को भरना कैसे ही हमें पता चले। फिर बॉन्ड तो बनना ही है, वो तो बनाएंगे बाद में, ठीक है। तो इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाओ, ये नहीं भी बनाओगे चलेगा, पर ये जो ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का, इसको जरूर बनाओ। क्या? अरे बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज भी तो होती है ना। अरे बॉन्ड फॉर्म होगा ना, पहले तो बॉन्ड नहीं फॉर्म हुआ तो हम उसको ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, फिर बॉन्ड बनेगा तो वो फिर एनर्जी कम भी तो होगी ना बॉन्ड बनने के साथ साथ। बट देयर विल स्टिल बी गैप बिकॉज वो स्टार्टिंग से स्प्लिट है उनमें। सर एनर्जी की जनरल हाँ, डेल नॉट इज स्प्लिटिंग गैप, स्प्लिटिंग गैप कि कितना जो स्प्लिट हुआ है उनके बीच का एनर्जी गैप कितना है। ऑक्टाहेड्रल को अगर हम ढंग से समझ लेंगे ना तो बाकी सब में बस एक कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस ऑर्बिटल का डायरेक्शन बदल जाएगा, पोजीशन मतलब नीचे ऊपर का ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ ऐसा। किसका ये स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है ना। आपको अगर हेडिंग देनी हो तो क्या लिखोगे, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।
ये कर लिया सबने? ओके, सो इसके बाद अब हमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करना CFT में। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर अगर ये स्प्लिटिंग गैप ज्यादा होगा तो पेयरिंग होगी, क्योंकि डिजेनरेट ऑर्बिटल नहीं रहेंगे, और अगर ये गैप कम होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। नाउ आप बोल सकते हो कि सर अगर गैप कम भी है तब भी तो वो नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अगर गैप कम भी है तब भी तो नॉन डिजेनरेट है, तो क्यों ना हम नीचे वाले को पहले भरे? आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि सर गैप कम होगा तो पेयरिंग नहीं करेंगे और गैप ज्यादा होगा तो पेयरिंग करेंगे? वो इसलिए क्योंकि जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे लेके आ रहे हो, क्योंकि इस आयन में तो इलेक्ट्रॉन यही होंगे ना ओरिजिनली। जैसे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन, लेट्स से, तो 5 इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 ऐसे फिल्ड होंगे। अब रिपल्सन की वजह से नीचे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे। तो ये जब नीचे आएंगे, मतलब नीचे ऐसे अंदर की तरफ पेयर होंगे, क्योंकि ये इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आ जाते हैं कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, ठीक है। पर जब ये नीचे आएंगे तो तुमको नहीं लगता कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी होगा, तो रिपल्सन होगा तो उसको हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। वो लगेगी मतलब पॉजिटिव होगा। रिपल्सन मतलब पॉजिटिव एनर्जी, राइट। और पॉजिटिव एनर्जी लगेगी तो जब तक जो एनर्जी लग रही है उससे ज्यादा रिलीज नहीं हो रही नीचे आने से, तो वो नीचे नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो आप नेक्स्ट पॉइंट में इसमें ऐड करोगे यहां पे कि एज ligand field or as del naught increases, possibility of pairing increases. हाँ, यस, बाय इंक्रीजेस बाय फिलिंग अप कौन सा T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं? तो मैं क्या करता हूं, वैसे इसकी टेबल दी गई है आगे, बट एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। D1 D2, D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक बार लिख देता हूं, है ना। D ऑर्बिटल है यहां पे, D इलेक्ट्रॉन्स, वीक फील्ड लाइगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अब ये कब है स्ट्रॉन्ग फील्ड, कब है वीक फील्ड, वो भी देखेंगे। सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करते हैं, कभी कभी वीक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड का इफेक्ट दिखाते हैं, वो हम अलग से लिखेंगे टॉपिक। बट ध्यान दो, 1 2 3 4 5 8 तक करते हैं, 9 10 भी कर सकते हैं, बट अभी जगह नहीं है मेरे पास, जितना है उतना करते हैं, ठीक है। सो वीक फील्ड लाइगेंड का मतलब है कि पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो सबसे नीचे एनर्जी में है T2G और उसके बाद है EG, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा T2G में। ध्यान से देखना, यहां पे एक डायग्राम में साइड में बनाता हूं समझाने के लिए कि अगर पेयरिंग, अगर वीक फील्ड लाइगेंड लिखा है तो आप सबको पहले भरोगे फिर पेयरिंग करो, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखा है तो पहले इधर वाले पूरे को भर लोगे फिर ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखे जाओगे। क्लियर है सबको? नीचे वाले को नाम दिया हमने T2G और ऊपर वाले को हमने नाम दिया EG। तो मैं यहां पे एक्सप्लेन करता चलूंगा एक ही डायग्राम में और आप समझते चलेंगे। जैसे D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा D1 में, यहां, तो T2G में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और EG में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन ही एक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन अगर 2 है, हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी यही रहेगा, क्या T2G 1 और EG 0। कोई डाउट किसी को? अब आते हैं 2D में इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक और इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे, है ना, क्योंकि ये तीनों तो डिजेनरेट है, इनमें पेयरिंग नहीं करनी अपने को। क्या लिखोगे? T2G 2 EG 0। यहां पे भी वही होगा, क्या T2G 2 और EG 0। अब D3 हुआ तो D3 में भी वही T2G 3 EG 0, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन यहां भर जाएगा, है ना, और T2G 3 EG 0। और इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि D1 से D3 तक मैटर ही नहीं करता है कि क्या है, D ऑर्बिटल में हमेशा 2D खाली है। और याद करो ये D कौन से हैं, dx2 y2 एंड dz2, और ये वही तो है जो sp3d2 हाइब्रिडेशन में यूज होते हैं ऑर्बिटल। sp3d2 ऑर्बिटल कौन से यूज होते हैं sp3d2 हाइब्रिडेशन में? dx2 y2 एंड dz2। और ये खाली क्यों चाहिए सर? ये खाली इसलिए चाहिए कि ताकि इनमें लाइगेंड जो है इलेक्ट्रॉन
डोनेट कर सके। क्या ये क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है। तो अब आ गए हम लोग D4 में। तो D4 में दो पॉसिबिलिटी है सर। अगर पेयरिंग नहीं करोगे, मतलब अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो पहले इसकी पेयरिंग होगी फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो D4 में अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो आप लिखेंगे T2G3 Eg1, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आप लिखोगे T2G4 Eg, और इसलिए मैंने बोला था कि D4 के आगे अपने को सोचना पड़ेगा, D4 के आगे अपने को सोचना पड़ेगा। अब D4 है ना, ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा, देख ले रहा है ना, D1 D2 D3 D4 है, ये D5 को मैं यहां लिख रहा हूं ना, D5 यहां लिख रहा हूं। तो D5 में क्या होगा, T2G वीक फील्ड में तो वही रहेगा 3 एंड Eg2। जब तक दोनों में 3 और 2 नहीं हो जाएंगे तब तक पेयरिंग नहीं करोगे आप, है ना। और यहां पे क्या होगा, 5 है, D क्या है, D5 है, तो 1 2 3 4 और 5, इधर कुछ भी नहीं पहुंचा अभी तक। कब, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करेंगे तब। तो क्या लिखोगे आप, T2G5 Eg0। कोई डाउट अभी तक? अब आते हैं हम D6 कॉन्फ़िगरेशन में। D6 में आओगे तो इधर क्या होगा, T2G4, क्यों, क्योंकि 5 मतलब पांचों डी ऑर्बिटल भर चुके ऑलरेडी। फिर छठा इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, यहां पे आएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? और Eg2 रहेगा, यहां पे T2G6 हो जाएगा और Eg0। D6 तक यही चलेगा। D7 में जाओगे तो नीचे का तो भर चुके हो तुम, नीचे का तो फिल हो गया है, तो फिल हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा। समझ पा रहे हो आप? तो इधर, अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर 2 रहेंगे और नीचे 5 रहेंगे, तो क्या लिखोगे, T2G5 Eg2। यहां पे क्या लिखोगे, T2G6 एंड Eg1। और जब लास्ट आओगे 8 वाले में, T2G6 Eg2, और यहां पे भी T2G6 और Eg2 ही होगा। इसलिए मैंने बताया कि D8 के बाद, याद करो, बताया था मैंने कि तुम्हें D4 से D6 7 तक ही दिमाग लगाना है। उसके बाद मैंने बोला था कि हमेशा क्या होगा, D2 sp3 D2 ही होगा हाइब्रिडेशन, याद है? क्यों? क्योंकि इसके बाद जब तुम लास्ट वाले में जाओगे तो क्या लिखोगे, T2G6 और Eg2, D8 तक की बात कर रहा हूं। तो D8 कैसा होगा, यहां पे 2 और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन। भाई जब ये खाली ही नहीं है दोनों, तो इसमें लाइगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा? और जब लाइगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा इसमें, तो इनर डी तो यूज हो ही नहीं सकता, और इनर डी यूज नहीं होगा अगर, तो आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसलिए D4 से D6 ही अपना मेन डोमेन है, D8 एंड बियॉन्ड हमेशा sp3 D2 बनाना है। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है। तो ये आपको लिटरली अभी लिखना नहीं है, अगर आपको लिखना है तो यहां पे कहीं दिया होगा, आई एम श्योर कहीं ना कहीं होगा, ये तो लिख लिया, अच्छी बात है। ये रहा, है ना, कितने हैं और कैसे हैं वो भी दिया गया है। ये क्या होगा, T2G1, यहां पे भी T2G1, मतलब यहां पे लिखा नहीं कि कोई मतलब ही नहीं, सेम ही रहेगा। आप सेम भी लिख सकते हो, क्या 1 और इजी में कुछ नहीं, यहां पे 1 1 अलग अलग, 2 होंगे 2 अलग अलग है, तो अलग अलग दिखा रहे हो ना, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ 3 होंगे, तीनों अलग अलग, तो तीनों सेम है इसलिए हम ऐसा दिखा। ये हम बाद में करेंगे, अभी करेंगे, मतलब नेक्स्ट हम यही करने वाले हैं CFSE। सो ये समझ में आ रहा है आपको? फिर यहां जाओगे अगले वाले में तो क्या हो जाएगा, यहां भर गया, इधर कुछ नहीं, यहां भर गया, यहां कुछ नहीं, यहां पेयरिंग तक हो गई D6 तक। D7 में ऐसा हो गया। D8 में क्या होगा, जैसा इधर है वैसा इधर है, क्या, इसलिए D8 वाले को हम लिख नहीं रहे। D9 में और D10 में भर जाएगा पूरा, ऐसा कुछ। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? तो जहां जहां सेम है वहां मैंने दोबारा लिख दिया अभी, पर पहले नहीं लिखा होता। एनीवेज, तो पिछला वाला लिखा है वो भी चलेगा, अभी वाला लिख रहे ये है, ये भी चलेगा। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन में कहीं क्वेश्चन में आ जाए T2G Eg फॉर्मेट में, तो आप लिख लोगे अब आप, ठीक है। अब आते हैं कि सर ये तो आपने बोल दिया कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तब हम ऐसा करेंगे, पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की आपने एक लिस्ट दी है, तो क्या हम उसी लिस्ट को फॉलो करें या हमें कुछ और भी सोचना चाहिए? तो अब आप नेक्स्ट लिखो, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पेयरिंग और स्प्लिटिंग, एंड दीज फैक्टर्स आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये हमेशा अप्लाई करना है, ठीक है।
क्या ये पहले बिगिनिंग में ही है आपके नोट्स में, जिनके पास प्रिंटेड है। लाइगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। सो बिफोर आई डिस्कस दिस टॉपिक, मैं पहले आपको एक रेफरेंस बताता हूं कि लाइगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ हमने पढ़ी है कि ये है, यहां पे था, कहां था, ये वाली, ये लाइगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ हमने पढ़ी है, ठीक है। अब अगला हम लिख रहे हैं कि लाइगेंड फील्ड स्ट्रेंथ कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो ये तो थोड़ा सा अजीब सी बात हो गई ना कि सर आप कह रहे हो कि लाइगेंड की स्ट्रेंथ ये है, और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि हमने इसको नाम दिया कि ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है हमेशा, और बाकी सब डिपेंड करता है। तो डिपेंड क्या करता है, वही डिपेंड करता है वाली बात हम चेक करने वाले हैं कि क्या ये भले ही सर वीक फील्ड लाइगेंड है, पर क्या इसका रिजल्ट कभी ऐसा हो सकता है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जैसा बिहेव करे। So the factors that we are discussing is basically about the ligand field, but it is actually about the del naught. कि del naught कब कब बढ़ेगा, del naught कब कब ज्यादा होगा, पेयरिंग कब कब करनी है, इस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो हमने क्या किया कि मेटल के फील्ड से जो पेयरिंग हो रही है, मेटल की फील्ड भी तो बढ़ेगी ना, पेयरिंग कब कब होगी, लाइगेंड फील्ड बढ़े तब होगी, मेटल का फील्ड बढ़े तब होगी। तो मेटल की फील्ड जब बढ़ रही है तो उसके रिजल्ट को हमने लाइगेंड पे ट्रांसफर कर दिया कि हम इन जनरल कह रहे हैं कि लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बट एक्चुअली में वो वीक फील्ड है। वहां वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि मेटल उसको ज्यादा खींच रहा है, तो एक्चुअली में मेटल का फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो हम लाइगेंड के टर्म में आंसर कर रहे हैं, याद रखना ये है ना। सो यहाँ पे मैं ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये वाले, इनको कैसे यूज करना है ये भी पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं। सो लाइगेंड फील्ड्स में क्या बोला हमने कि एक हमने कहा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, और दूसरे लाइगेंड को हमने क्या कहा, वीक फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्या होता है, कैन फोर्स इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल मेटल आयन टू पेयर, पेयरिंग कराता है, राइट। और वीक फील्ड क्या करता है, पेयरिंग नहीं कराता है। तो बेसिकली कब पेयरिंग होगी तब हम कह देंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, चाहे वो लाइगेंड वीक फील्ड ही, और जब पेयरिंग नहीं होगी तब हम कहेंगे कि वीक फील्ड लाइगेंड है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड ही। मतलब ऐसा वैसा होगा नहीं, बट हाँ अगर हुआ तो आपको मैं ये ट्रिक बता रहा हूं कि कब पेयरिंग करनी है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई मेटल 4D या 5D सीरीज का है, आप लाइगेंड फील्ड देखोगे ही नहीं। जैसे मैंने एक लिस्ट दी ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स की, वो किसी किसी केस में देखना है, कब नहीं देखना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि लिस्ट पे हमें दिमाग लगाना नहीं। अगर कोई मेटल 4D का, जैसे प्लैटिनम है, पैलेडियम है, सिल्वर है, और भी कोई मेटल अगर 4D 5D सीरीज का है, रेनियम, ऑस्मियम, उन सब केस में आंख बंद करके पेयरिंग करो, आपको लाइगेंड फील्ड पे दिमाग नहीं लगाना, पेयरिंग होगी तो होगी। क्लियर है सबको। सो जब मेटल 4D सीरीज का है, 5D सीरीज का है, या फिर किसी भी सीरीज का हो लेकिन उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो, +4 का मतलब ये नहीं कि +4 वाला 3D4, ये एक अलग पॉइंट है, ऑफ एनी डी सीरीज, एनी डी ब्लॉक मेटल। ध्यान से सुनना इसको कि चाहे वो 4D 5D का मेटल हो या मेटल के ऊपर +4 चार्ज हो, दो पॉइंट समझ में है, 4D 5D का मेटल हो या मेटल के ऊपर +4 चार्ज हो, तो उस केस में दुनिया के जितने लाइगेंड है वो सब कैसे बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेंगे, मतलब पेयरिंग होगी। और वही यहां पे लिखा है कि बिकॉज यहां पे क्या लिखा है कि ऑल लाइगेंड्स ऑफ 4D 5D, क्यों, क्योंकि 4D 5D में याद करो पोअर शील्डिंग होती थी, याद है, डी ब्लॉक की साइज भी रेगुलर होती थी अलोंग द पीरियड, अगर आपको याद, अलोंग द ग्रुप। क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन आ गए तो पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग होती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो यहाँ रीजन भी लिखा है क्यों, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होता है, खींचने की एबिलिटी बढ़ जाती है, और खींचने की एबिलिटी बढ़ेगी तो रिपल्सन बढ़ेगा, किसमें, ऑर्बिटल और लाइगेंड में। रिपल्सन बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग गैप बढ़ेगा, और स्प्लिटिंग गैप बढ़ेगा तो पेयरिंग होगी। आ रही बात समझ में। तो एक जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि निकल +2 कौन से सीरीज का मेंबर है, 3D 4D 5D, 3D। पहला तो देखो यार 3D तो सबको रटा होना चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और इनके ग्रुप के मेंबर अपने आप याद हो जाते हैं टाइम के साथ, है ना। तो निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम एक ही ग्रुप के मेंबर है। निकल जो है वो 3D का है, और क्लोरीन वीक फील्ड लाइगेंड है। कैसे पता सर, लिखा हमने, हाइलाइट्स एकदम लास्ट में आते हैं। सो हाइलाइट्स आर ऑलवेज वीक फील्ड लाइगेंड्स। तो हाइलाइट्स अगर वीक फील्ड लाइगेंड्स हैं
तो यहाँ पे वीक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, मतलब यहाँ पे Ni+2 में नो पेयरिंग नहीं करानी आपने, ठीक है। लेकिन वही सेम चार्ज सेम ग्रुप का मेटल, लेकिन 4D और 5D का आ गया। ये 4D सीरीज का मेटल है और ये 5D सीरीज का मेटल, मतलब ये डी ब्लॉक के नीचे वाला, मतलब 3D के नीचे वाले मेटल्स हैं। तो यहाँ पे यही लाइगेंड की तरह जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगी। समझ पा रहे हो क्या एग्जांपल? ये फर्स्ट एग्जांपल है आपका। सेकंड एग्जांपल में देखो कि फ्लोरीन माइनस इज अगेन अ वीक फील्ड लाइगेंड, हैलाइड है। तो Ni+2 पे वीक फील्ड का काम करता है, मतलब पेयरिंग नहीं होगी। जब भी हम WFL लिख रहे हैं मतलब हम क्या बोलेंगे कि पेयरिंग नहीं। और यही जब Na+4 हो जाएगा तो यही फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ बोलो। +4 चार्ज है, +4 चार्ज होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, चार्ज बढ़ने पर भी तो अट्रैक्शन बढ़ता है ना, अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ये तो मेन क्रक्स है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और भी हैं, पहले इसको लिखो फिर उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ब्रेक ले ली क्या, है ना? तो इसके बाद हम दूसरे पॉइंट को हम ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो ये आपने लिख लिया क्या, अमोनिया जो है वो इनके लिए वीक फील्ड का काम करता है। अब देखो CO+2 से आपको ये भी याद है कि जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता था। किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है क्योंकि स्क्रीनिंग कांस्टेंट घटता है। याद तो नहीं होगा तुम लोगों को, बट Z- सिग्मा लिखा था हमने जेड इफेक्टिव, वेयर सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और सिग्मा जो होता था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता था। और अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया ना, तो सिग्मा डिक्रीज हुआ तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ। तो इसका फायदा ये होता है कोबाल्ट+2, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोबाल्ट+3 के लिए जब +2 से +3 में जाते हो तो कोबाल्ट+, वैसे तो ऑक्सीजन एक वीक फील्ड लाइगेंड है और कोबाल्ट+3 के लिए वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है। कॉपर+2 के लिए भी, कॉपर+2 देखो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है। तो ये दो पॉइंट भी याद रखना, क्या कि ऑक्सीजन डोनर्स, नॉट जस्ट वाटर, एनी ऑक्सीजन डोनर acts as a strong field ligand for cobalt+3 and copper+2। तो हमें क्या क्या समझा भाई, हमें समझा कि 4D 5D का मेटल आंख बंद करके पेयरिंग करनी है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड है। एवरी लाइगेंड फॉर 4D 5D इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट हमने क्या समझा कि अगर आपके पास copper+2 है या आपके पास नहीं copper+2 या निकल+2 है, तो इनके केस में तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेगा,
पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आयरन है, मैग्नीज है और कोबाल्ट है तो अमोनिया वीक फील्ड का काम करेगा। ठीक है, फिर हमने एक और चीज समझा, क्या? कोबाल्ट +3 के लिए मोस्ट ऑफ द लाइगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड का ही काम करते हैं एक्सेप्ट हैलोजेंस। हैलोजेंस डू नॉट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड फॉर कोबाल्ट +3, बट कोबाल्ट +3 के लिए सारे, लगभग सारे लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड ही करते हैं। बट ऑक्सीजन डोनर में लिख दिया अलग से, तो बचा क्या? कार्बन डोनर, ऑक्सीजन डोनर एंड नाइट्रोजन डोनर। इसी तो लिस्ट है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन। सबसे अच्छे लाइगेंड्स कौन थे? कार्बन जहां पे था डोनर, फिर उसके बाद जहां पे नाइट्रोजन था डोनर, फिर उसके बाद जहां पे ऑक्सीजन था डोनर, फिर सबसे लास्ट में होता है जहां हाइड्रोजन से डोनर। देखो आप लिस्ट को, है ना। सबसे बेस्ट लाइगेंड कौन है? CO, जहां कार्बन डोनर है। उसके बाद CN, जहां अगेन कार्बन डोनर है। उसके बाद NO2, जहां नाइट्रोजन डोनर है ना। उसके बाद सब नाइट्रोजन वाले हैं, फिर सीधे ऑक्सीजन, जब H2 आएगा तो उसके बाद ऑक्सीजन वाले शुरू होंगे, है ना, ऑक्सलेट। फिर सबसे लास्ट में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो ये लिख लिया सबने। अब पहले हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। क्या करने के? कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, पेयरिंग का पता कर लोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो तुम निकाल ही लोगे, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं पहले ये करा दूंगा, CFSC का कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं। पर हाँ, इसके कराने के बाद मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ये मैं ट्रिक आपको बता के भेजूंगा। क्वेश्चन सारे कर लोगे तुम, अगर तुमने वो ट्रिक सही सही अप्लाई कर लिया तो। अल्टीमेटली मैं फिर से बता रहा हूं, आप में ज्यादातर लोगों को दिक्कत आ रही है या आएगी इसीलिए क्योंकि आपको d ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता। जब तक d ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तब तक क्वेश्चंस में डाउट रहेगा। एक तो ये, दूसरा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहले s से निकलेगा, d से नहीं, है ना। पहले 4s का इलेक्ट्रॉन निकालोगे फिर 3d का। निकले सबने? ठीक, नाउ चलो क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। मान लो तुम्हारे पास है Fe F6 4-, दूसरा है Fe Cn होल 6 4-, तीसरा है Ni Cn होल 6 Ni क्या होता है? H2D8, राइट, 4-, CO H2O 3+। इन सब का क्या निकालना है अपने को? हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक मोमेंट, बिकॉज इफ यू कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मोमेंट वैसे ही आ जाएगा। ये सब निकालना है इन सब क्वेश्चन में। सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही लिया मैंने, यहाँ पे भी 6 होगा। हाइब्रिडेशन निकालो पहले तो, हाँ, कि sp3 d2 होगा या d2 sp3 होगा। मान लो ये कुछ क्वेश्चंस हैं,
आपको दिया है, आपको बताना है इसमें हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये दो मेन चीजें हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे अगर आप तो मैग्नेटिक मोमेंट तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, √n इंटू n+2। लिखो। आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, लाइगेंड की लिस्ट पढ़ी थी, आप छोड़ो कैलकुलेशन छोड़ो, पहले मुझे ये बता दो कि कौन से क्वेश्चन में आप स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ट्रीट करोगे और कौन से क्वेश्चन में आप वीक फील्ड की तरह करोगे, ये कर लेते हैं। यहां पे फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड लाइगेंड हो गया, पहले ये लिख लेते हैं फिर हम अप्लाई करेंगे। साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहां पे फिर से साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। वाटर इज अ वीक फील्ड लाइगेंड पर yes, so in presence of CO+3 almost all the ligands act as strong field except halides वाले थोड़े नहीं करते ना, तो ये भी क्या हो जाएगा SFL, क्योंकि CO+3 है, CO+2 होता तो नहीं होता, यहां पे SFL क्यों क्यों, क्योंकि सर यहां तो क्लोरीन है, क्लोरीन तो वीक फील्ड होता है, तो फिर कैसे, ना 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 ना, प्लैटिनम 4D सीरीज का मेटल जैसे दिख जाए हर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 5D सीरीज का मेटल जैसे दिख जाए हर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, बोलो हाँ या ना। सो ये क्या है, निकल है, +4 में कुछ भी दिख जाए SFL, जब मेटल पे +4 चार्ज है तो लाइगेंड SFL की तरह ही बिहेव करेगा। और फिर से पैलेडियम विच इज लाइक 4D सीरीज का मेटल, तो यहां पे भी SFL। ये क्लियर हो गया सबको। अब SFL का मतलब है पेयरिंग और WFL का मतलब है नो पेयरिंग। तो WFL का मतलब वो है जो अभी तक आप करते थे डी ब्लॉक में, SFL का मतलब है कि पहले 3 को भरोगे फिर 2 में जाओगे, पहले 3 को भरोगे फिर 2 में जाओगे, पहले 3 को भरोगे फिर 2 में जाओगे। सो ये WFL है। WFL के हिसाब से अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो T2G की एनर्जी कम होती है और EG की एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन इस केस में दोनों की लगभग बराबर ही होती है। हाँ, तो WFL में चार्ज कितना आयरन बेस है, +2, तो +2 मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ यहां पे आयरन का, Fe+2 में आयरन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया D6, हाँ 3D6। अब D6 कॉन्फ़िगरेशन में कैसे हम अप्लाई करें, तो सर WFL की टेबल बनाई थी मैंने, D1 में T2G में 1, D2 में T2G में 2, D3 में T2G में 3, D4 में T2G में 3, EG में 1, D5 में T2G में 3, EG में 2, D6 में T2G में 4 और EG में 2। कब, वीक फील्ड लाइगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो यहां पे 4 और यहां पे 2, यस, मतलब यहां पे 2 अनपेयर्ड होंगे और यहां 3 बॉक्स है और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने अनपेयर्ड होंगे फिर। सो बेसिकली इसमें कुछ ऐसा है 1 2 3 1 2, सबको आप भरे जा रहे हो, फिर आप पेयरिंग कर रहे हो, ये है D6, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
तो क्या अंदर का डी खाली है? तो नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन पहले लिख लें हम, क्या होगा sp3d2 sp3d2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? n से लिखूंगा मैं कभी भी, अब n लिखूं मतलब वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का इंडिकेशन है। n क्या है आप लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, आप आंसर में लिखना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल के आएगा? √24 bm, क्योंकि √4 into 4 plus 2 √n into n plus 2 होता है, जहां पे n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, √24 बोर मैग्नेटॉन। अभी तक हमने हाइब्रिडाइजेशन लिख लिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख लिया, मैग्नेटिक मोमेंट लिख लिए, और इसको हम क्या कहेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कीवर्ड्स पता होने से, कोई पूछ दे इनमें से कि भाई इनमें से कितने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं, सो यू शुड नो। ठीक है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लिख लेना, आपके पास जगह होगी तो ये लिख लेना है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऐसे बना लो 1 2 3 1 2। स्ट्रॉन्ग में पहले नीचे भर देना है, फिर ऊपर जाना है। पहले नीचे की पूरी पेयरिंग होगी, फिर ऊपर जाना होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड। पेयरिंग मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी पेयरिंग करोगे, नहीं जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन लाकर रख दोगे। D6 है इसलिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भरे नीचे। ठीक है, तो ऊपर का 2 D खाली है क्या? खाली है, तो हम D2sp3 कर सकते क्या? तो इसका हाइब्रिडेशन आ गया क्या? D2sp3। इनर डी कॉम्प्लेक्स हुआ ये। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, मतलब ये डाई मैग्नेटिक भी है, ये पैरामैग्नेटिक है और ये डाई मैग्नेटिक। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा देर वेट करूं, बाकी का करोगे ट्राई? चलो, हाँ 4:3D8 होता है न्यूट्रल स्टेट में। फिर हाँ